नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं और है वो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, किस एग्ज़ाम में आए हुए हैं मैं उसको मेंशन भी कर दिया हूं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। हम लोग केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, ना कि थियरी पढ़ रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस करने से पहले आपको थियरी पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप पढ़े हैं तो निश्चित रूप से बेहद आसान तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है कि मेरे समझाने में आपको समस्या हो। चलिए बिना देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो पहले करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ऑप्शन डी 2। याद रखिएगा, रटा रटाया है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या का मतलब समझते हैं? अभाज्य, अभाज्य संख्या का मतलब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें कहा है ऐसी संख्या जो केवल एक एवं स्वयं से कटे उसे अभाज्य कहते हैं। ठीक है। और मैं जब पढ़ा था तो मैं कहता हूँ ऐसी संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर? केवल 2 फैक्टर संभव हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन जब भाज्य संख्या की बात आएगी तो कहेंगे ऐसी संख्या जिनके कम से कम 3 फैक्टर अर्थात 2 से अधिक फैक्टर हों। कितने हों? 2 से अधिक फैक्टर हों, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब भाज्य संख्या स्वयं से, एक से, इसके अलावा भी किसी एक और संख्या से कटती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तो 4, ऑप्शन नंबर बी। याद रह जाएगा। याद रखिएगा, 3 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 4 किसे किसे कट जाएगा मेरे भाई? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, 3 जन से कट रहा है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आपको याद रखना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी थियरी से प्रश्न हो रहा है, ये टाइप 1 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी प्राकृतिक संख्याएं और शून्य कहलाती हैं, पूर्ण कहलाती हैं। अभी जितने भी प्रश्न कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? थियरी से, ठीक है ना। 0 से अनंत तक, ठीक है, सभी क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्याएं। और 1 से अनंत तक क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है। पूर्णांक क्या होता है? माइनस से लेकर के प्लस तक, 0 सहित पूर्णांक कहलाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? पूछा है अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या समझते हैं? जो केवल एक और स्वयं से कटे अर्थात जिसके केवल 2 फैक्टर हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इसमें कह रहा है अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब जो अधिक कटे, 2 से अधिक संख्याओं से कटे। ठीक है ना। देखिए 8 2 10, 7 3 10 11, 7 1 8 8 16, 3 2 5, 3 3 6 1 7। हमको यह देखना है कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या निकालने का तरीका होता है, तरीका क्या होता है? तो किसी ऐसे अभाज्य संख्या का स्क्वायर करेंगे कि उसके आसपास आ जाए। अब आप ही बताइए कि हमारे पास क्या है? 811 है, 817 है, 317 है और 313। और एक तरीका और होता है 6n प्लस माइनस 1 से चेक कर लेंगे। ठीक है ना। हालांकि यह सार्वत्रिक सत्य नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी जैसे कि 6 चौके 24, 1 जोड़े 25, 25 तो अभाज्य संख्या है नहीं, है कि नहीं। तो चलिए अभाज्य संख्या को कैसे चेक करते हैं मैं वो बता देता हूँ। टाइम भले ही लगता है लेकिन आपको सीखना है। अब ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटा छोटा चेक कर लेते हैं। 317 है, इसके आसपास कोई ऐसी संख्या बताइए जो स्क्वायर के करीब में हो। तो 324 आपको याद होगा।
18 का स्क्वायर 324 होता है। तो 18 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे आप काटेंगे। तो देखिए ये 3 से कट नहीं रहा है, 2 से कट नहीं रहा है, 5 से कटेगा नहीं, 7 चौके 28, 3 31, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, काटने का नियम पता ही है। 13 से अब काट कर देखिए, 13 दूनी 26, 5 हुआ तो 57 आएगा, ये भी 13 से नहीं कटेगा। इसके बाद में 17, 17 एकम 17 कितना आ जाएगा भाई, 14, 147, ये भी नहीं कटेगा। मतलब ये अभाज्य संख्या है 100%। पूछा अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। 313 भी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अभी 31 और 17 अभी आप काट करके देख लीजिए, किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। अब 811 और 817 में चेक करना है। अब देखिए 2 चेक कर लिए, किसी एक को चेक करेंगे, चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए 811 के आसपास कौन सा है, तो हमें 27 का याद आ रहा है, 729, ठीक है ना। क्यों 28 का लूँगा, 29 का लूँगा तो 811 से ज़्यादा होगा, तो मतलब हम 28 से कम के जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं हमें उसको ले लेना है, उसी से डिवाइड करना। तो 23 से काटना है, 17 से काटना है, 19 से काटना है, 13 से काटना है, 11 से काटना है। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 41 आएगा, 7 से कटेगा नहीं, 11 से कटने वाला नहीं है, 13 से काटते हैं, 13 छक 78, 3 31 कटेगा नहीं 13 से, 13 तक तो चेक कर लिए। अब 17, 19 से और 23 से करना है। 17 से करते हैं तो 17 चौके 68, 2 70 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 131, 17 की पढ़ाई में 131 आता नहीं तो 17 भी खत्म। 19 से काट कर देखते हैं, 19 3 17, 19 चौके 76, 76 5, 19 के पहाड़ा में 51 नहीं आता है, ये भी खत्म। 23 से काटते हैं, 23 3 69, 69 170, 12 बचा, ठीक है ना, 121। 23 के पहाड़ा में 121 भी नहीं आता है, इसका मतलब ये भी अभाज्य है। आपका सही आंसर जो हो जाएगा अब जाके हो जाएगा 817। पक्का है कि ये किसी न किसी संख्या से कटेगी 100%, ठीक है ना। मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 3 चेक कर लिया तो चौथा चेक करना बेवकूफ़ी होगी। मैंने बता दिया कि अभाज्य संख्या को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए आपको डिविजिबिलिटी का रूल आना चाहिए, इसी में आगे आएगा, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल कितनी संख्या है ज्ञात कीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग करते हैं कि लिखते हैं। मैं भी लिख कर समझाता हूँ, फिर एक चीज़ कहूँगा थोड़ा सा रट लीजिएगा। मैथमेटिक्स में भी अगर कुछ चीज़ रटते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए अभाज्य संख्या की बात कर रहा है ना, देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43, मतलब इसी को 43 भी बोलते हैं, ठीक है, 47 53। देखिए 50 से ज़्यादा जा रहा हूँ, मत घबराइए। अब तो क्या करते हैं आप गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आपका आंसर हो जाता है बी। लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। 53 के बाद क्या हो जाएगा, 59 61 67, ठीक है। 67 के अलावा क्या होगा, 71 73, ठीक है। और क्या हो जाएगा मेरे भाई, 79, और क्या हो जाएगा, 83 87, 87 तो कट जाएगा 29 से, ठीक है ना। 81 के बाद क्या होगा, आपके बाद 89 हो जाएगा, 89 फिर 97, ठीक है। 93 भी कट जाता है 31 से। अब गिनिए, जैसे कि हमने यहाँ तक 15 गिन लिया था ना, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल 25 होते हैं 100 में।
अब आपको क्या याद रख लेना है, बस यही याद रखना है मेरे भाई, मैं जो बताना चाहता था कि आप उसको अगर रट लेंगे तो जल्दी होगा, ठीक है ना। आप देखिए 1 से 10 तक, ध्यान से सुनिएगा, 1 से 10 तक में कितने हैं, देखिएगा 4 है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 4, ठीक है। अब वही 11 से 20 तक, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, 11 से 20 तक, 20 तक में कितने हैं, 4 है, ठीक है, दिमाग में रहेगा। अब देखिए 30 तक कितने हैं, 2 है, ठीक है। अब ये देखिएगा 31 से 37, 40 तक कितने हैं, 2 हैं। 50 तक कितने हैं मेरे भाई, 3 हैं। 60 तक कितने हैं, 2 हैं। 70 तक कितने हैं, 2 हैं, ठीक है ना, 2 नहीं लिखा पा रहा है, 2 हैं। 80 तक कितने हैं, 3 हैं। 80 तक कितने हैं, 3 यहाँ लिख दे रहा हूँ। 90 तक कितने हैं, 2 हैं, और 100 में कितने हैं, 1 है। मतलब मैं क्या चाह रहा था कि अगर आपको ऐसे याद है एक मोबाइल नंबर की तरह, 44 22 32, कितना मैं बोल रहा हूँ, 44 22 32, फिर क्या है, 23 21, एक आपको याद रखना है मोबाइल नंबर, सौरभ सर का मोबाइल नंबर याद रख लीजिए, 44 22 32 23 21, क्या है, 44 22 32 23 21। ऐसे आपको क्या रखना है, 50 तक जाना है ना मेरे भाई। देखिए तो 4 4 8, 8 4 12 3 15, देखिए 50 तक पहुंच गए ना, 15, आपको गिनना नहीं पड़ेगा, बस मोबाइल नंबर याद रखिएगा, 44 22 32 23 21। तो आपसे अगर पूछ देगा कि 60 से 80 के बीच में बताइए कितना होगा, तो आपके दिमाग में चल रहा है 44 22 32 है, तो ये 50 तक तो खाली हो गया, 60 से शुरू करना है, तो 60 तक तो ये ख़त्म हो गया, मतलब 60 से 80, ये देखिए 70 और 80, आप 5 तुरंत बता देंगे जवाब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, बस मोबाइल नंबर मेरा याद रखिएगा, 44 22 32 23 21, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, रट लीजिए, 101, ठीक है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है मेरे भाई, 101, रट्टा मार लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। 101 को रट लीजिएगा, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या में 2 से अधिक भाजक होते हैं, स्वयं और 1 से विभाजित इसका कोई भाजक नहीं होता है, एक सकारात्मक पूर्णांक नहीं है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मुझे पता है आप उड़ा देंगे, स्वयं और 1 से विभाजित, क्लियर है। अभाज्य संख्या क्या होता है, स्वयं और 1 से विभाजित। कक्षा 7 का या 6 का एनसीईआरटी देखेंगे मैथ का, तो ये दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है, तो वो विषम होना चाहिए, और भाज्य, भाज्य मतलब कटने वाला, ये देखिए अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये भाज्य है लेकिन सम है, 15 एक विषम भाज्य है। विषम मतलब जो 2 से ना कटे, और भाज्य मतलब जो 1 से अधिक फैक्टर वाला हो, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 20 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अब बताइए। मज़ेदार प्रश्न आ गया कि नहीं आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, पक्का है लिखेंगे, तो आप औरों से पीछे हैं, क्या है, औरों से पीछे। तो मोबाइल नंबर मेरा याद है कि नहीं, क्या था, 44 22 32, 44 22 32 23 21, यही था ना मोबाइल नंबर। अब देखिए ये 1 से 10 है, ये 10 से 20 है, तो 20 खत्म ना, 20 से 80, देखिए 30 40 50 60 70 80, यहाँ तक आप जाइए। बात समझ में आया कि नहीं आया, कितना हो जाएगा, 4 5 9 9 5 14, आंसर भी। अब देखिए अगर आपको ये है तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 44, 8 इधर माइनस हो गया, 80 मतलब 90, और 100 3 उधर माइनस हो गया। बात समझ में आया, 8 3 11, 25 में से 11 गया 14। अब बताइए कितना सेकेंड लगा। तो अगर आपको ये मोबाइल नंबर याद है, 44 22 32 23 21, तो सवाल उड़ा देंगे। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या समझते हैं,
दो संख्याओं का मौसा निकले ही ना, ठीक है ना, वही सह अभाज्य होता है। दो संख्याओं का मौसा जब एक आता है तो सह अभाज्य होता है। ऑप्शन एक आराम से दिख रहा है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखिए 12 और 7, कोई ऐसा कॉमन नंबर बताइए जिनसे दोनों कटता हो, किसी से नहीं कटेगा, मौसा लेंगे तो एक आएगा, ठीक है ना। देखिए 21 दूनी 42 कट रहा है, 4 तिहाई 12, 3 तिरिक 9, 43 तिहाई 129 कट रहा है, 3 तिरिक 9, मतलब इन तीनों का मौसा निकल रहा है, ठीक है ना। इतना आपको आता ही होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, तो मैं कहना चाहता हूं कि नंबर सिस्टम आप साहिल नाम के टीचर हैं, साहिल सर, ऐसे सर्च करिएगा नंबर सिस्टम बाय साहिल सर। 18 वीडियो का प्लेलिस्ट आएगा मेरे भाई, हाँ, आप उसको देख लीजिएगा, बोरिंग लगे तो भी देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, उससे बाहर आपका कोई भी नंबर सिस्टम का सवाल नहीं आएगा। फिर प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ा आएगा। मैं आपको बताते चलूँगा किसका वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये किया कि नहीं, हाँ ये करना है कि कौन सा युग्म अभाज्य का युग्म नहीं है। अच्छा, अभाज्य युग्म समझते हैं क्या होता है, जिसमें अंतर दो हो, मतलब दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके अंतर दो हों। 11 2 13 दोनों अभाज्य हैं, दोनों का अंतर दो है, ये अभाज्य युग्म है। 71 2 73 ये अभाज्य युग्म है, दोनों ही अभाज्य है। 131 133 अंतर तो दो है, लेकिन 19 7 133 कट जाता है 7 से और 19 से, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। हमारा आंसर यही सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 91 191 193 ये दोनों ही अभाज्य हैं और दोनों का अंतर दो है, ये भी अभाज्य युग्म हैं। लेकिन कौन सा अभाज्य युग्म नहीं है, 131 और 133। अगर आपको 20 तक पढ़ा नहीं याद है ना, तो समझिए कि आप गणित में इतना पीछे हैं, इतना पीछे हैं कि पूछिए मत कितना पीछे हैं, बस आप सब्जी खरीद सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं। तो कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य का मतलब समझते हैं, को प्राइम पूछ रहा है। ऑप्शन ए 348 296 114 213 59 97 और 3025 49 20। सहभाज्य का मतलब जिनका HCF एक निकलता हो। कितना निकलता हो भाई, एक। तो ये देखिए ना, ये दोनों लास्ट में सम संख्या है, पक्का है कि 2 से तो कट जाएंगे, तो ये तो होगा ही नहीं, है कि नहीं। अब ये देखिए 13 है, 3 2 5 1 6 4 2 6, ये 3 से कट जाएंगे, डिलीट हो गए, दोनों 3 से कट रहे हैं। 59 97 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 59 भी एक अभाज्य संख्या है और 97 भी एक अभाज्य संख्या है। जब दो अभाज्य संख्या एक साथ दिख जाए तो आंख बंद करके मारिए सह अभाज्य, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सह अभाज्य हमेशा दो अभाज्य संख्या ही हो। देखिए अगर 59 के साथ मैं 2 लिख दूं, ये भाई 59 लिखना है, 52 लिख दिया, 59 के साथ 2 लिखूं तो ये भी आपस में सह अभाज्य हैं। 11 के साथ 15 लिख दूं तो ये भी दोनों सह अभाज्य हैं, भले ही ये भाज्य है ये अभाज्य है। बुझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 6 अलग है और y अलग है, ठीक है। सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है जहां y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक है। कितना से अधिक है मेरे भाई, 20 से अधिक है। y के कितने मान संभव है, मतलब कितने संभावित मान हैं, गजब का प्रश्न हो गया जी। अब 6 7 8 5 ऑप्शन दिया है तो हल करना पड़ेगा ना। अब देखिए कह रहा है कि सह अभाज्य है ना, तो ये देखिए एक 6 है, ठीक है ना। अब 6 के साथ कोई ऐसा संख्या लीजिए जिनमें कुछ कॉमन न हो, मतलब मौसा निकल ही ना पाए, मतलब 6 न किसी से कटे और ना ही 6 किसी को काट पाए। बात समझ में आ रहा है, तो हमको ऐसा नंबर तो कुछ नहीं दिख रहा है, एक दिख रहा है। बात समझ में आया कि नहीं, एक युग्म ये हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 6 के साथ और देखूं, अब मैं 6 को एक कॉमन के रूप में लिख दे, 6 के साथ ही क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 लिखूंगा तो भी सह अभाज्य होगा, ठीक है ना। 2 लिखूंगा 3 लिखूंगा तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 से 6 कटता है, 3 से भी 6 कटता है। 4 लूँगा तो 4 2 से 4 2 से भी कटता है और 6 भी 2 से कटता है, दोनों का मसो हो जाएगा। देखिए
समझिए, ठीक है। ये भी सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य का मतलब हमने क्या बताया कि दोनों का HCF एक निकले। ये देखिए मैं 5 लिख लेता हूँ, ठीक है, 7 लिख लेता हूँ, ठीक है, 8 लिख नहीं सकता क्योंकि 2 से 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 9 लिख नहीं सकता, 10 लिख नहीं सकता, तो 11। अब आंख बंद करके क्या लिख दीजिए, केवल अभाज्य संख्या लिख दीजिए 20 से कम, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 जोड़े बन जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। समझ में आया सवाल? आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 11 और 20 दोनों सम्मिलित है, मतलब 11 से 20 तक, समझ गया ना, सम्मिलित है के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग, और 30 और 50 दोनों सम्मिलित के बीच अभाज्य संख्याओं के योग का सकारात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए अंतर निकालना है तो मुझे तो कोई जुगाड़ समझ में नहीं आता है, बिना लिखे मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, 1 से 11 से 20 तक लिखना है तो 11 तो इंक्लूड ही करना है, ठीक है मेरे भाई। तो 11 मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट करके लिखता हूँ, ये कि 11 + 13 + 17, ठीक है ना, +19, ये 20 तक हो गया। अब देखिए 19 और 11 30 और 30 मतलब टोटल 60 हो गए। क्लियर है, हमने जोड़ लिया। अब 30 से 50 के बीच में तो देखिएगा 31 लिख रहा हूँ क्योंकि 30 तो है नहीं, किसको लूँगा। 31 के बाद क्या आता है, 37 41 43 और 47, बोलिए हाँ। अब देखिए 47 और 43 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। क्लियर है ना, 90 और यहाँ पर कितना जोड़ देंगे, 30 30 60 और 40 100, 190 199 हो जाएगा। क्या मैं सही जोड़ा हूँ क्या? दोनों का अंतर ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 9 और 139, आंसर डी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं कि हर एक सवाल का ट्रिक बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। मैं क्या, मैथ विजार्ड का नाम सुने होंगे, राकेश यादव सर, अभिनय मैथ, ये सब भी हर एक सवाल का ट्रिक नहीं बता सकते हैं, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 15 का, कि एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मेरे भाई, अपरिमेय और परिमेय किसे कहते हैं थोड़ा सा बस बताऊंगा, बाकी तो मैंने बता दिया कि आप अगर साहिल सर का वीडियो देख लिए तो आपका थियरी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे कहने से आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। अपरिमेय किसे कहते हैं, जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है ना। परिमेय किसको, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। क्लियर है। अब याद रखिएगा, जो भी अंडर रूट में रहता है वो अपरिमेय होता है, अगर वह पूर्ण वर्ग नहीं है तो। तीसरा क्या है, पाई एक अपरिमेय है। याद रखिएगा, दो अपरिमेय का गुणनफल 2 × 3 कितना आ जाएगा, करड़ी में 6, ठीक है ना। हमेशा अपरिमेय नहीं होता है, इसलिए कभी कभी थियरी में पूछे तो ये मत कहिएगा, क्यों, क्योंकि 3 अपरिमेय है, फिर 3 अपरिमेय है, 3 तरीके 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई, 3। ये परिमेय आ गया कि नहीं आ गया। तो हमें इस आंसर से मतलब है, देखिए करड़ी में 6 आएगा, और 6 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। देखिए 11/18 ये तो P/Q के रूप में लिखा ही है, 2/3 P/Q के रूप में लिखा है। करड़ी में 9 का मतलब कितना होता है, 3। 3 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 3/1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब करड़ी में 2 × 6, करड़ी बोलता हूँ मतलब रूट है ये, ठीक है ना। √2 × 3 मतलब 6, यह एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ता हूँ, ये तो सभी को आता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, मतलब यहाँ पर हमसे मिस प्रिंट हुआ, मिस प्रिंट नहीं हुआ है, डॉट 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 करके हुआ होगा, खाली स्थान रहा होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। 16 नंबर का सवाल क्या है, कह रहा है हाँ खाली स्थान है। सभी अपरिमेय संख्याएं, यहाँ पर क्या है, एक खाली स्थान है, ऐसे इसका फिर पूछा कि संख्याएं होती हैं तो क्या वास्तविक संख्या होती है, पूर्णक या पूर्णांक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है कि काल्पनिक संख्या होती है। अब आप बताइए कि अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होती है, क्या वास्तविक होती हैं या पूर्णांक, पूर्ण या काल्पनिक। तो मैं एक एक को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप में डाउट ना रहे।
जितनी भी संख्याएं हैं दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं, ठीक है, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। काल्पनिक संख्या नाम की कोई संख्या नहीं होती, लेकिन फिर भी मैथ में इसका प्रयोग होता है, तो मैं बता देता हूँ कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, वो बता देता हूँ, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या वह होती है ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर आंसर ऋणात्मक आए, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे ये देखिए √3 -3 लिख दिया, अब इसका स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यही ना आप सीखे हैं, तो -3 आया। अब स्क्वायर करने के बाद भी अगर -3 आता है तो समझिए वह संख्या काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक। इसी काल्पनिक को बोलते हैं अवास्तविक, अवास्तविक, ठीक है, समझ गए। तो अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। संख्याओं दो भागों में बटी हुई हैं, वास्तविक और अवास्तविक, मतलब काल्पनिक, और वास्तविक में ही सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक अपरिमेय है। तो पाई आंख मूंद के मार दीजिए, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, पाई दिख गया तो। पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये पक्का किसी न किसी के वर्गमूल होंगे, मतलब वर्गमूल नहीं, वर्ग होंगे, ठीक है ना, तभी वर्गमूल में अंडर रूट में दिया है। अब पाई दिख गया तो हमको आगे देखने की जरूरत नहीं है, अगर पाई नहीं होता तो हम चेक करते, ठीक है, कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। अब देखिए इसका ऑप्शन मैं क्यों नहीं लिख पाया, भैया मुझसे टाइप ही नहीं हुआ, टाइप नहीं हुआ तो मुझे ऑप्शन देना पड़ेगा आपको, तो ऑप्शन मैं दे देता हूँ ईमानदारी के साथ। तो ऑप्शन ए है 18 नंबर का √2, इस पे पावर क्या है थी, मतलब ये ³ -2। क्लियर है? ऑप्शन बी क्या है मेरे भाई, ये है √8, मतलब ये क्यूब रूट है, अंडर रूट नहीं है, ³ 8 - 2 है। ऑप्शन सी क्या मैं देना चाहता हूँ, ये दिया है ³ 4 + 4, और ऑप्शन डी है आपका ³ 12 + 1। अब बताइए परिमेय संख्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या मतलब या तो पूर्ण घन हो या तो पूर्ण वर्ग हो, निकल जाए। ये देखिए √2, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय नहीं हो सकता। ये देखिए इसको जब मैं हल करूँगा मेरे भाई तो क्या है, 2 × 2 × 2 ये लिख सकता हूँ, -2 है। अब देखिए 3 मूल में से एक मूल बाहर, यही ना होता है क्यूब रूट का मतलब, 2 - 2 बराबर कितना, अरे ये 2 है मेरे भैया, क्या है, 2 - 2 = 0, ठीक है, समझ में आया। और 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है, कर ले जाएंगे। अब देखिए अंडर रूट अगर 4 होता तो ये भी परिमेय संख्या हो सकता था, परंतु नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट है, और ये ³ 12 है, 12 पूर्ण घन है नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। जब मुझसे गलती होती है तो मुझे एक डायलॉग याद होता है, अरे मेरे भैया मुंह से निकल गया, ठीक है, एक वायरल हुआ था शार्ट, मेरे मुंह से निकल गया भैया, तो बस गलती हो जाता है, यही समझ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि परिमेय संख्या, ये 19 नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। ये सवाल कैसे लिखा है मैं आपको बता देता हूँ, 37/2 पे पावर 2 गुणते 5। अगर आप इसको हल करेंगे तो बताइए दशमलव प्रसार के बाद समाप्त हो जाएगा, कितने स्थान तक दशमलव जाएगा। तो इसको मैं हल करके बताता हूँ, बस थोड़ा सा एक नियम भी बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर जिसको नहीं भी आता है तो क्या लिखेगा, 37 है, देखिए 2 दूनी के 4 5 20 है ना, तो पक्का है 1 दशमलव तो यहाँ लग जाएगा, क्लियर है। अब जब 2 से भाग देंगे तो 2 × 1 = 2, 17 हो जाएगा, दशमलव लगा लेता हूँ, 17 हो जाएगा, 2 8 16, 2 5 10, कितना आया मेरे भाई, 2 अंक पर दशमलव आया ना मेरे भाई, 2 अंक पर दशमलव आप ऐसे आंसर कर देंगे। अब जैसे हमको हल ना करना पड़े, क्या जुगाड़ करें, तो आपको यही देख लेना है यहाँ पर कि 2 और 5, क्या 2 और 5 में किसका घातांक अधिक है, किसका घातांक अधिक है, उतने अंक पर दशमलव लगा दीजिएगा,
क्लियर रहेगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 पे पावर 2 है तो 2 अंक पर लग जाएगा, हल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अगर यहीं पर कुछ सवाल एक ऐसे दे दे, मानकर चलिए, ये तो आंसर आप समझ में आ ही गया आपको। जैसे मानकर चलिए ये दे देता 185 चाहे 187 भागे 8 गुणे 25। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए 2 पे पावर 3 है, ये 5 पे पावर 2 है, 3 अंक पर दशमलव कर देंगे, हो गया आंसर। समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या क्या है। 2/4 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ये कहें आधा है तो 0.5 और 0.6 के बीच में कौन है ना। ये देखिए 11/4 है, मतलब ये तो पूर्ण संख्या आएगी, इससे ज़्यादा संख्या आएगी, है कि नहीं। हमें आधा से कम, आधा से अधिक आना चाहिए। ये देखिए 75 हो गया ना, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इससे अधिक हो गया। अब या तो आंसर ये हो सकता है या तो आंसर ये। अब आप देखिए ना, 11 दूनी 22, 22 से ज़्यादा है ना, इसका मतलब आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये आधा से कम है, ये आधा से हमको ज़्यादा चाहिए, 21/40 आंसर। ये देखिए कॉमन सेंस है, हल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ें या ना बढ़ें। देखिए हमने कैसे इसको हल कर दिया। अगर आप सोचिए ना, 11 दूनी 22 होता तो पक्का है यह 50% के बराबर होता, मतलब 0.5 के बराबर होता, और इससे ऊपर चाहिए, इससे ऊपर चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 दूनी 22, 22 से कम ही वैल्यू चाहिए। 21 होता तो आंसर हो जाता, 20 होता तो आंसर हो जाता। बात समझ में आया कि नहीं। 25 था इसीलिए हमने डिलीट कर दिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 21/40। आप भी ऐसे ही इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो फिर भाग करते रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 21 नंबर। यदि ए और बी विषम संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम होगी। आप एक ही एग्जाम्पल ले लीजिए ना। चलिए, दो विषम संख्या कितना आया, मतलब ए प्लस बी, यही हो गया आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। दो विषम संख्याओं का योगफल मतलब सदैव सम संख्या होती है, याद रहेगा। आप नहीं भी याद है तो आप ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी विषम संख्या लीजिए ना। चलिए 7 ले लिए, कितना आया 10, समी संख्या आया कि नहीं 10। 5 11 कितना आया 16 आया कि नहीं आया। ठीक है, अब प्लस 1 कर रहा है, 1 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, गड़बड़ा गया। गुणा करेंगे 11 5 55 आया, गुणा करके 2 जोड़ेंगे 55 2 57 आया। हमेशा आपको विषम ही मिलेगा, लेकिन जब योगफल करेंगे तो सम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि ए पूर्णांक है, बी प्राकृत संख्या है, तो बी माइनस ए क्या होगा। अब बताइए पूर्णांक क्या होता है, ये बताइए। पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, शून्य हो सकता है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ थियरी एक बार पढ़िए जम करके। और बी एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब काउंटिंग नंबर। किसी संख्या को हम माइनस में गिनते हैं क्या, नहीं गिनते हैं ना, तो हम मतलब ये हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। कम से कम सबसे छोटी 1 ले लिए, ठीक है ना, माइनस। अब एक पूर्णांक है भाई, ए क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कुछ भी संख्या ले सकते हैं, कुछ भी का मतलब, पूर्णांक का मतलब 0 -1। तो अगर हम 0 ले लिए तो कितना आया, 1 आंसर आया। और 1 किसकी वैल्यू माने थे, बी की, मतलब आंसर बी। बात समझ में आएगी कैसे कर दिया, जबरी कर दिया कि हल किया। मैंने कहा पूर्णांक क्या होती है संख्या मेरे भाई, इंटीजर मतलब -1 0 +1। अब +1 से आगे चले जाइए जितना जाना है, -1 से पहले जितना जाना है चले जाइए, ये पूर्णांक हो गया। प्राकृतिक संख्या सदैव 1 से ही शुरू होती है, मतलब पॉजिटिव में। समझ में आया। किसी भी आदमी को अच्छा कभी आपने सुना है क्या, मुझे -1 सेब दे दीजिए, मुझे -1 संतरे दीजिए, वहाँ पर -25 लोग खड़े हुए हैं, कभी नहीं। काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या गिनती करने वाली, गणना करने वाली संख्या होती है, जो कि पॉजिटिव होती है। तो मैंने 1 मान लिया, ठीक है, और इसको मैंने क्या मान लिया,
जीरो से शुरू कर दिया तो एक मिला, ठीक ना। अब मैं ये नहीं कहता कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमेशा बी माइनस ए बी ही होगा, नहीं, ये बी हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब नंबर ना दे करके इस तरीके से दिया है तो हमेशा बी ही होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर। अब देखिए कह रहा है कि संख्या 4, 121, 16 और 256 के समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य और असत्य का बात करना है। अब देखिए ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। 11 का स्क्वायर, ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। किसका स्क्वायर भाई, 4 का। ये भी तो पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो इसका मतलब ये सभी के सभी क्या हैं, पूर्ण वर्ग हैं। ये सभी संख्या क्या हैं, वर्ग हैं। कोई दिक्कत भाई। ये 16 का 256, 4 का 16, 11 का 121, 2 का 4। बोलिए हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए एक वीडियो में एक टाइप खत्म कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो अब आपको प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं को जोड़ना होगा मेरे भाई, फिर क्या करना होगा, 7 से भाग करना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 प्लस और कुछ लिखना है क्या उसको यहाँ। अरे मुरी मैया, ये तो पूरा का पूरा डिलीट हो गया हो। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19, कितना तक करना है भैया, 8 ना। तो 3 3 6 2 8 हो गया ना। अब इसको आप जोड़ करके भाग दे दीजिए कितना से, 7 से। तो योग कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखिए हम इसको जोड़ रहे हैं, 17 3 20 मतलब 30 हो गया, ठीक है ना। ये जोड़ेंगे तो भी 30 हो गया, 30 30 60, 60 10 70, 70 7 77, 77 हो गया। और टोटल 8 से भाग देना है, कितना से भाग देना है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से भाग देना है भैया, 7 से। तो 11 7 77, आंसर बी, ठीक है। 7 से भाग देना था, हम 8 से दे रहे थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 11, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सेट 61 62 डॉट 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 100 तक में दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो अब आप बताइए दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। आप ध्यान से नहीं है क्या, 61 से शुरू कर रहे हैं, 61 से 100 के बीच में सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी, देखिए सबसे छोटी तो 61 हो गया, फिर अच्छे से लिख देता हूँ, ये 61 हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, 67, 67 क्या होगा, दूसरी सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी में क्या होगी मेरे भाई, 97, तो 97 से सबसे छोटी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 89। बोलिए हाँ, कोई डाउट। अब इन्हीं दोनों का पूछ रहा है योगफल, तो 9 7 16, इकाई के अंक 6 जिसका होगा वही होगी आंसर। बोलिए हाँ, इन्हीं दोनों को तो मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 26, 1 से 100 तक गिनने पर दहाई के अंक पर अंक 2 कितनी बार आता है। अब देखिए किस पर पूछ रहा है, दहाई के अंक पर, ना कि इकाई के पूछा है। दहाई के अंक पर पूछा है, ना कि इकाई के अंक पर। अब देखिएगा जब कोई संख्या के बारे में पूछता है कि कुल कितनी बार होता है, तो वो 20 बार होता है 1 से 100 तक में, ठीक है ना। और जब दहाई के बारे में पूछेगा तो उसका आधा हो गया, ऑप्शन सी 10 बार। क्लियर है। नहीं समझ में आया तो आप गिन लीजिएगा उंगलियों पर। देखिए अगर अकेले 2 की बात करेंगे, 1 2 ये इकाई का अंक है। जब 12 की बात करेंगे मेरे भाई तो वो भी इकाई का अंक है। मतलब जब दहाई का अंक में शुरू होगा तो 20, 20 एक ही संख्या है जिसमें 20 दहाई अंक पर 2 है। अब जब 21 से शुरू करेंगे तो लगातार 29 तक जाएंगे, समझ में आया।
इसके अलावा और कहीं बताइए कि आपको 2 दिखता है। तो 21 से 29 तक 9 ई और एक ठो ई, टोटल 10। बोलिए हाँ, समझ में आया? आप गिन भी सकते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न है कि 36, 75, 149 में 5 के स्थान और अंकित मान में क्या अंतर है? स्थानीय मान और अंकित मान का पूछा है। अंकित मान को फेस वैल्यू, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू। तो बताइए ये 5 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब ले दे करके ये 5000 पर है। और 5 अकेला 5 है ना, अंकित मान मतलब वो क्या दिख रहा है? 5। अंतर ले लीजिए 49, 95। ठीक है, कितना आ जाएगा? 49, 95, मतलब 5000 में 5 कम, और एक ही ऑप्शन है, आंसर बी इज राइट आंसर। देखिए आज हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर लिए हैं। ये पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा। अब देखिए मैंने लिख दिया है थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने देखा उसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और मेहनत अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।